हे एवरीवन। मेरा नाम रोहित कश्यप है और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे स्टोन एज एंशिएंट हिस्ट्री का। ये टॉपिक है इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री का। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरे मेरे खुद के नोट से है। मैं ये सीरीज या फिर ये वीडियोज इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मेरे जो नोट्स हैं उनका मैं एक बार रिवीजन कर सकूँ और मेरे नोट से अगर आप लोगों को कुछ फायदा हो सके तो उस वजह से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो करके हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पहले तो हम सारी पूरी की पूरी टाइमलाइन देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टोन एज पढ़ेंगे, इकोन एज के डिफरेंट फेजेस पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे वहाँ का, एंड देन हम आज की ये वीडियो रैप करेंगे। तो आइए एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हम थोड़ी उसकी टाइमलाइन के बारे में भी जान लेते हैं। टाइमलाइन समझना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि टाइमलाइन समझे बिना हमें आइडिया नहीं लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ मूव करने वाले हैं। तो पहली हम स्टार्ट करेंगे जनरल टाइमलाइन से, जो कि स्टार्ट होती है स्टोन एज। स्टोन एज स्टोन एज में भी सबसे पहले आता है स्टोन एज डिवाइडेड था हमारा तीन फेज में। पैलियोलिथिक एज जो कि अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी। देन पैलियोलिथिक जो है वो हमारा लास्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 बीसीई तक। वो हमारा जो है पैलियोलिथिक एज लास्ट करता है। देन पैलियोलिथिक के बाद हमारा आता है मीसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज। मिडल स्टोन एज हमारा लास्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 6,000 बीसी। कई कई जगह पे ये 4,000 बीसी तक लास्ट करता है, बट अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा ये 7 से 6,000 बीसी तक लास्ट करता है। उसके बाद हमारा आता है न्यूलिथिक एज, जो कि हमारा लास्ट करता है 3 to 2,000 बीसी। न्यूलिथिक एज। और इसी दौरान इसी कंटेम्प्रेरी आईवीसी भी हमारा जो है देखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन फिर 3500 में बीसी में हमें अर्ली हड़प्पा देखने को मिलता है। देन अर्ली हड़प्पा चलता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 200 सॉरी 2600 बीसी तक चलता है मैक्सिमम हड़प्पा। देन ये हमारा चलता है मैक्सिमम हड़प्पा 750 बीसी तक। देन हमें देखने को मिलता है 750 1500 बीसी से लेके लेटर हड़प्पा डिक्लाइन हड़प्पा होता है। देन 1500 से लेके 600 बीसी तक हमें देखने को मिलता है वैदिक एज, जिसमें से 100 बीसी तक 1000 बीसी तक सॉरी अर्ली वैदिक पीरियड था। एंड देन 600 बीसी तक लेटर वैदिक पीरियड। देन उसके बाद हम आते हैं 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में राइज ऑफ महाजन पर देखने को मिलता है। पर राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिक्खिज्म एंड रियल पास। देन 300 बीसी से 200 बीसी तक हमें देखने को मिलता है मॉडर्न पीरियड। देन 200 बीसी से लेके 300 एटी, हम देखें एडी पे आ चुके हैं बीसी तो यहाँ हमें देखने को मिलता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जिसमें हमें दो तरीके के रूलर दिखते हैं। फॉरेन रूलर, इंडो ग्रीक में जो कि
जगह, जगह, सेकंड, साल, then Indian ruler, Sung, Sung, then Kanva, Kanva dynasty, and Satavahanas. Then 550 AD तक हमें देखने को मिलता है गुप्त पीरियड, जो कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त फर्स्ट, एंड देन चंद्रगुप्त सेकंड, देन 550 AD तक हमें देखने को मिलता है फोर्थ गुप्त पीरियड, हर्षा वगैरह जितना हमको हर्षा डालने की हर्षवर्धन, हर्षवर्धन हमें देखने को मिली। तो ये थी हमारी इंटायर टाइमलाइन, एंशिएंट हिस्ट्री की एक रफ टाइमलाइन है, तो इसको देख सकते हैं हम, और आप इसको दोबारा वीडियो पोस्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे लेक्चर पे, जो कि एक होने स्टार्ट करते हैं। तो स्टिलनेस को समझने से पहले हिस्ट्री में हम देखते हैं कि हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब प्री, प्रोटो और हिस्ट्री में फर्क क्या है? प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जिसके हमारे पास कोई लिटरली जो सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोई बुक्स, कोई टेक्स्ट, कुछ भी अवेलेबल नहीं है हमारा, जो कि है स्टोन एज, उसके टैगलाइजेशन प्री हिस्ट्री में होती है। दूसरी होती है प्रोटो हिस्ट्री, जिसके हमें टेक्स्ट या बुक्स या मटेरियल तो अवेलेबल है, बट हमने उनको अंडरस्टैंड अभी तक नहीं कर पाया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाया। तो इस वजह से हम उन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं कर सकते उनके लिखे हुए टेक्स्ट के द्वारा, जो कि हड़प्पा में काउंट होती है। हड़प्पा वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल है प्रोटो हिस्ट्री को। जो देन हमारा लास्ट पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री में वो टाइमलाइन, वो हिस्ट्री आती इंक्लूड होती है जिसको हमने जिसको हमने पढ़ा भी है, डिसाइफर भी किया है और वो रिटर्न भी है, जो कि हमारी लास्ट करती है वैदिक एज से लेके मॉडर्न एज तक, आज तक की करंट एज तक। अब आगे देखते हैं हम। तो स्टोन एज के बेसिकली 3 फेजेस हैं। पैलियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, जो कि लाइफ करती है 2 मिलियन ईयर से लेके 10,000 BC तक। सेकंड मेसोलिथिक एज, तो मिडल एज स्टोन एज भी कहा जाता है, जो कि 10,000 BC से लेके 6 to 4 सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में 4,000 ईयर तक एग्जिस्ट करता है। देन थर्ड वन इज द न्यूलिथिक एज, जो कि जिसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, जो कि 7 से 6,000 ईयर से लेके BC से लेके 2000 BC तक लाइफ करती है। देन पहले हम देखते हैं पैलियोलिथिक एज को। पैलियोलिथिक एज को गोल्ड स्टोन एज भी कहा जाता था, क्योंकि ये सबसे पुराना स्टोन एज था। पैलियोलिथिक एज जो था वो सबसे अर्लीस्ट और लॉन्गेस्ट एज था स्टोन एज का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन का मतलब 20 लाख साल तक ये लास्ट किया था ये एज। और ये बेसिकली इस दौरान आइस एज था, पूरी पूरी अर्थ थी वो आइस से कवर रहती थी। यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था, वो बेसिकली हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे। और जो स्टोन टाइप होते थे इस सेटिंग में, इस सोसाइटी में, वो क्वार्ट साइड होते थे, इसी से वो समथिंग रफ टूल कुछ बनाते थे जिससे वो जानवरों का शिकार कर सकते थे। पैलियोलिथिक जो एज है इसको थ्री, इसकी लेंथ की वजह से इसको 3 डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है। पहला डिवीजन लोअर पैलियोलिथिक आता है, जो 2 मिलियन ईयर से लेकर 100,000 BC तक चलता है। दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज, जो कि 100,000 BC से लेके 40,000 BC तक चलता है। थर्ड आता है अपर पैलियोलिथिक एज, जो कि 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक हमारा लास्ट करता है। नाउ मूव ऑन करते हैं हम थोड़ा समझते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज को। लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, इसमें अर्ली टूल डेवलप हुए थे, अर्ली स्टोन टूल्स डेवलप हुए थे, जो ना कि शार्प थे, ना कि उनमें कुछ डिजाइन थी, बस वो रफ थे जिनसे थोड़ा बहुत शिकार किया जा सकता था जानवरों का। बेसिक सर्वाइवल स्किल्स थी, जैसे कि गुफा में रहना, जानवर का शिकार करना, भूख लगी तो, ये सब बेसिक स्किल थी। ज्यादा कोई डेवलप ये लोअर पैलियोलिथिक नहीं माना जाता है। तो इसको जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्रूक वुड ने किया था 1863 में, पल्लावरम में, तेलंगाना में, जो कि तेलंगाना में है। और ये इनके बारे में एक फैक्ट है कि इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। जो टूल्स होते थे इस पैलियोलिथिक एज के, उनको
कोर ऑफ स्टोन से बनाया जाता था। कोर ऑफ स्टोन का मतलब है कि जैसे एक पत्थर है, तो पत्थर की जो साइड वाइड जो थोड़ी बहुत थिन होती है या फिर वो अच्छी नहीं होती है, उनको साइड हटा के जो पत्थर का मेन कोर होता था उससे जो था टूल को बनाया जाता था। और इसे बनाया जाता था स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसपे किसी दूसरे पत्थर, एक दूसरे हार्ड ऑब्जेक्ट को एक पत्थर पे मार मार के पत्थर और जो टूल है उसका डिजाइन किया जाता था। इसमें टूल्स भी यूज जो हो रहे थे एज में वो थे हैंड एक्सेस, चॉपर्स एंड लीवर्स। इंपॉर्टेंट एरियाज कहाँ मिलते हैं हमारे इंडिया में देखने को? सोहन वैली, नर्मदा वैली, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट साइट क्या है लोअर पैलियोलिथिक एज की? बोरी जो कि महाराष्ट्र में, ये ओल्डेस्ट है। हंसकी जो कि फेमस वन है, कर्नाटका में है। भीमबेटका ये भी बहुत फेमस साइट है एमपी में। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। बेलन वैली यूपी, प्रयागराज के पास पड़ती है ये। यहाँ पे हनुमंदी नाम की एक साइट है। सौराष्ट्र रीजन गुजरात। नाउ अब मूव ऑन करते हैं मिडिल पालियोलिथिक एज पे। मिडिल पालियोलिथिक एज जो है हमारा, वो उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है टूल मेकिंग की, और थोड़ा और बेटर होती है। टूल जो थे अब थोड़े स्ट्रक्चर्ड थे, थोड़े शार्प थे लोअर पैलियोलिथिक के मुकाबले, और उनसे जो शिकार था वो इजीली करा जा सकता था। इसको डिस्कवर किया था एच डी संकालिया जी ने 1956 में नेवासे महाराष्ट्र में। और जो इनकी स्टोन टूल टेक्नोलॉजी जो थी वो फ्लेक्स के द्वारा मार होती थी। फ्लेक्स जो था, फ्लेक्स जो होते थे वो नुकीले हथियार या नुकीले टूल्स को कहा जाता था। और यहाँ पे जो टूल थे पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक के मुकाबले स्मॉलर हो गए थे, छोटे हो गए थे थोड़े से, और लाइटर हो गए थे। और यूज ऑफ फायर पहली बार मिडिल पैलियोलिथिक एज में देखा जाता है। देन उसके बाद सबसे हमारा जो लास्ट फेज है पैलियोलिथिक का, अपर पैलियोलिथिक एज, उसके वो देखते हैं। इसी पैलियोलिथिक एज में माना जाता है कि होमो सेपियंस का डेवलपमेंट हुआ था, जो कि हमारी आज की करंट ह्यूमन स्पीसीज है। इसके अलावा भी जो हमारी स्पीसीज थी, नियंडरथल, होमो इरेक्टस वगैरह, ये सब की थी, लेकिन वो होमो इरेक्टस वगैरह वो सब की थी, लेकिन वो हमसे पहले डेवलप हो गई थी। देन उसके बाद देखते हैं इस जो एज में था, अपर पैलियोलिथिक एज में जो टूल थे वो ज्यादा एडवांस हो चुके थे, और आर्ट्स भी जो थी उसका भी डेवलपमेंट हो गया था, और पहली बार आर्ट और जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो देखी गई थी अपर पैलियोलिथिक एज में। स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ फ्लेक्स का यूज करते थे, जैसे कि ब्लेड्स बना लिए थे उन्होंने, काफी जो नुकीले और टाप ऑब्जेक्ट होते थे वो बना लिए थे वहां के ह्यूमंस ने, और वो उसको शिकार के लिए स्पेशली यूज करते थे। यूज ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स भी देखा जाता है। हैंड एक्सेस हो गई थी, चॉपर हो गए थे, स्क्रैपर, और ये सारी चीजें जो थी इनको हंटिंग्स के लिए यूज किया जाता था। इसी टाइम फ्रेम के दौरान जो है हमें देखने को मिलते हैं बोन टूल्स की बिगनिंग, यानी बोन टूल्स जो थे वो भी बनना चालू हो गए थे। इसी टाइम फ्रेम में हमको स्टोन आर्ट और रॉक पेंटिंग्स वगैरह भी देखने को मिलती है, जो कि भीम बेटका केव और आजमगढ़ केव में देखने को मिलती है हमारी। और जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी बोन टूल्स की, जहाँ पे बोन टूल्स के जो एविडेंस थे वो मिले, वो है बैगौर राजस्थान में, पटने पाटने महाराष्ट्र में, रेणुकूटा आंध्र प्रदेश में। अब आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं पालियोलिथिक एज की। तो पालियोलिथिक एज की जो इम्पोर्टेंट साइट है वो ये है कुछ। प्लेटफॉर्म है इसमें, लोअर पैलियोलिथिक की एक साइट है, इसमें लार्ज टूल्स देखने को मिलते हैं, एंड एक्सेस और रिवर से एविडेंस मिलते हैं यहाँ से हमें। करनाल जो कि आंध्र प्रदेश, कुल्लू या करनाल, कुल्लू सॉरी कुल्लू ही है ये, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। इसमें एविडेंस मिलते हैं रोटेशन के, यूज ऑफ फायर के। देन भीमबेटका जो कि एमपी में हमारे, जिसमें डॉग शेल्टर, जिसमें इसमें टूल्स देखने को मिलते हैं जो कि पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक के बीच के एरा के हैं। चौपानी मालू जो कि हमारी बेलन वैली में है, यूपी में पड़ती है ये। इसमें हमें कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है। और बोरी जो कि हमारी ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक साइट है। अब आओ थोड़ा इसको मैप में देख लेते हैं। ये मैप मैंने इसमें अटैच किया था, देख लेते हैं जूम करके। ये रही हमारी चौपानी मालू साइड, जिसमें जिसमें कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेशन के एविडेंस मिलते हैं। ये रहा हमारा भीमबेटका, इसमें टूल्स मिलते हैं पैलियोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक के बीच के। ये रहा हमारा बहुत ही ओल्डेस्ट है हंसी, जिसमें हैंड एक्सेस, चौपर, कीवर्ड्स वगैरह मिलते हैं। और कुरनूल जिसमें ह्यूमन हैबिटेशन और यूज ऑफ फायर देखने को मिलती है। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ से, जो कि है मीसोलिथिक एज। पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक एज, जो कि 10,000 बीसी से लेके 6 to 4 बीसी तक लास्ट करती है। इसको एक ट्रांजिशन टाइम कहा जाता है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच में। मीसोलिथिक एज में जो था, पैलियोलिथिक एज में जो था वो आइस एज थी हमारी। मीसोलिथिक एज में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, जिससे जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता है। एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से ग्रास वगैरह ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, और जो
हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जैसे कि डियर है, शीप है, इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज होता है और इसी के साथ डोमेस्टिकेशन करना सीखते हैं लोग। और दौरान इसी दौरान माइक्रोलिक टूल्स का यूज होता है जो कि साइज में सेंटीमीटर में होता है। काफी छोटे साइज के टूल्स का जो था इस्तेमाल होने लगा था, जैसे कि एरोस एरोस फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनाए गए थे जो कि काफी माइक्रोलेथ होते थे और शिकार के लिए यूज किए जाते थे, हंटिंग के लिए, ताकि हम किसी खूंखार जानवर को, डेडली जानवर को दूर से ही वो लोग मार सके और उसका हंट कर सके। दूसरा, दो तरीके के माइक्रोलेथ टूल्स देखे जाते थे। एक तो ज्योमेट्री होते थे जिनमें एक तरीके का आकार होता था जो पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकल होते थे, और एक तो नॉन ज्योमेट्रिकल होते थे जो मतलब सिर्फ बना दिए जाते थे बट उतने शार्प और उतने स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होते थे। दूसरा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखते हैं हम यहाँ पे। डॉग जो था उसको पतली, वाइल्ड डॉग एक्चुअली, तो उसको पतली डोमेस्टिकेट किया गया था ह्यूमंस के द्वारा, देन फॉलोड बाय शीप, कैटल्स, गोट एक्सेट्रा। और इसी टाइम में हमको बिलीफ सिस्टम एंड बिलीफ भी देखने लगने को मिलते हैं। हमें बिलीफ देखने को मिलते हैं यहाँ पे वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के ग्रेवयार्ड्स यहाँ पे हुआ करते थे। और उसी के साथ यहाँ पे हमको मिलती है अर्लीस्ट यूज ऑफ पोर्ट्री। पोर्ट्री का सबसे पहला यूज हमें मिलता है यहाँ पे चौपानी मंदू में, यूपी में, जो कि बेलन वैली में हमारी साइड थी, अभी मैंने आपको दिखाई थी। देन उसके बाद हमें मिलती है रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है म्यूजियम केव की, जो कि मिर्जापुर में मिलती है देखने को, मिर्जापुर केव्स में। और जो यहाँ का आर्ट्स था, जो इन केव्स में जो आर्ट पेंटिंग करी गई थी, वो बेसिकली डेली लाइफ को दिखाती थी, जैसे कि हंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, और डेली लाइफ हमारी वो दिखाती थी। और इंपॉर्टेंट साइट था म्यूजियम की इंपॉर्टेंट साइट्स है भीमबेटका केव, बैगौर राजस्थान, लांगनाथ केव गुजरात, लाखुरिया केव उत्तराखंड, पाटने महाराष्ट्र, आजमगढ़ एमपी। ये जो कुछ है ये मेसोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट केव्स है। नाउ मूव ऑन करते हैं हम नियोलिथिक एज पे। नियोलिथिक एज जो है वो हमारा 6000 बीसी से लेके 2000 बीसी अप्रोक्स लास्ट किया था। इस एज में जो था काफी सारे वाइड स्प्रेड चेंज आए थे एग्रीकल्चर में, परमानेंट सेटल्स और डोमेस्टिकेशन। एग्रीकल्चर जो था वो मोर ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, मोर एग्रीगेरियन सोसाइटी हो गई थी, परमानेंट सेटलमेंट हो गए थे लोगों के, वो केव में ड्वेलिंग करने की जगह एक जगह पे कुछ सर्किट सेटलमेंट बना के रहने लगे थे। देन डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी, डॉग्स की, शिप्स की, गोट्स की, एक्सेट्रा की। और जो नियोलिथिक एज है इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, और ये जो टर्म है नियोलिथिक रेवोल्यूशन वो दिया गया था बी गॉर्डन चार्ली द्वारा। बी गॉर्डन जो थे ये एक प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट और मार्क्सिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। तो नियोलिथिक कल्चर पैटर्न थे वो डिफरेंट पार्ट में और डिफरेंट टाइमलाइंस में वर्ल्ड होते हैं इंडिया में, इसीलिए ये जो इसकी टाइमलाइन होती है ना, कभी कभी वो कभी किसी बुक में अलग दिखाई जाती है और कभी किसी में बुक में अलग दिखाई जाती है। जैसे किसी पार्ट में, जैसे कि हमारा जो ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो हमारा, उसमें जो है वो लास्टली काफी टाइम तक, यानी कि लेटली तक देखने को मिलते हैं हमें ये नियोलिथिक जो कल्चर था। और वहीं साउथ में ये हमें उतना लेटली देखने को नहीं मिलता है। ऑक्यूपेशन क्या था यहाँ के लोगों का? फार्मिंग करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे। अब ये हंटिंग और गैदरिंग शिफ्ट होकर फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन पे आ चुके थे, शिफ्ट कर चुके थे ये ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से। एक चीज को बार बार पीट पीट पे बनाने से, टूल को उस चीज से ट्राई करके ये ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी पे आ गए थे, ग्राइंड करके अब ये चीजों को, टूल्स को बना रहे थे। फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी, जैसा कि ये ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी यूज करके किसी चीज को आपस में रगड़ रगड़ के फ्रिक्शन के द्वारा फ्रिक्शन टूल्स का जो ये है क्रिएशन करते थे। देन इसी एज में हमें पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिली, जिसमें जो टूल्स थे, चाहे वो वेपन हो, टूल्स हो, उन्हें एक पॉलिश किया जाता था, एक खास तरीके से पॉलिश किया जाता था। और इसमें स्टोन टाइप शिफ्ट भी देखने को मिलता है। पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में हमारा क्वार्टजाइट चल रहा था स्टोन टाइप, बट नियोलिथिक में क्वार्टजाइट से ज्यादा यूज बेसाल्ट और डोलाराइट का होने लगा, जो कि इग्निस रॉक्स थे। रिमार्केबल बॉन्ड टूल्स और मिले थे यहाँ पे नियोलिथिक एज में। रिमार्केबल बॉन्ड टूल्स भी हमको मिलते हैं, पर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो है वो है बुरजाहूम जम्मू कश्मीर, गुफकराल जम्मू कश्मीर, चिरांग बिहार। टेराकोटा फ्यूजन डिजाइन देखने को मिलती है हमें नियोलिथिक एज में। मदर गॉडेस जैसे कहा जाता था, बेसिकली ये कंसिडर किया जाता है कि एक फिगरिंग थी जिसकी लोग वहाँ पे पूजा करते थे, उनके रिलीजियस बिलीफ से जुड़ी हुई थी। देन यूज ऑफ पोर्ट्री हमें देखने को मिलता है, जो कि स्टोरेज ऑफ फूड और वाटर के लिए, वाटर और फूड को स्टोर करने के लिए किया जाता था। अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट साइट क्या थी इसकी? हालूर, जो कि कर्नाटका में है। अर्ली राइस कल्टीवेशन के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बलूचिस्तान में, इसमें हमें सन ड्राइड ब्रिक्स या फिर बेक्ड ब्रिक्स जो होती है, पकी हुई ईंटें, इनका एविडेंस देखने को मिलता है। कल्टीवेशन, वीट का कल्टीवेशन, गेहूं, ज्वार और कॉटन की खेती देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। देन बुरजाहूम
और गुप्तराज जो कि दोनों कश्मीर में ही बसा हुआ हो। होम में हमें ड्वेलिंग ब्रीड और डॉग बुलियन देखने को मिलते हैं, जो कि इंसानों के साथ अपनाए जाते थे। डॉग को इंसानों के साथ अपना दिया जाता था उनकी आफ्टर लाइफ के साथी के तौर पे, ऐसा कुछ था वहाँ पे। और गुप्तराज में हमें रेक्टेंगुलर और सर्कुलर जो है ड्वेलिंग ब्रीड दिखते हैं वहाँ पे। और कोल्डी हवा और महागढ़ बेलन वैली में हमें बोन टूल्स मिलते हैं और पोल्ट्री वहाँ की नियोलिथिक एज की पोल्ट्री मिलती है। देन मूव ऑन करते हैं, और इसकी जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये नियोलिथिक की और चाल्कोलिथिक की मैं आपको एक साथ मैप में बाकी में दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। पहले चाल्कोलिथिक कल्चर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक कल्चर दोनों की मैं तो साथ में दिखा दूंगा फैक्ट्स मैप पे। अब आते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर में, जो कि लास्ट करता है टू जो कि लास्ट करता है 2500 बीसी से लेके 700 बीसी तक। इस टाइमलाइन के दौरान ये कई सारे कल्चर्स और सिविलाइजेशन से कंटेम्प्रेरी है, और ये रिजेंबल करता है उनकी कंटेम्प्रेरीनेस उन सिविलाइजेशन से। जैसे कि ये कंटेम्प्रेरी था अर्ली हड़प्पा के, मैच्योर और लेटर हड़प्पा, मतलब ये पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी एक कल्चर था। और ये जॉर्वे कल्चर के भी कंटेम्प्रेरी था, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है हमें जॉर्वे कल्चर, जो कि कंटेम्प्रेरी था। ये रिप्रेजेंट करता है रूरल कल्चर को, ये कोई एडवांस या अर्बन कल्चर नहीं था जैसे हड़प्पा था, ये रूरल कल्चर था बेसिकली। और इसमें हमें कॉपर का यूज देखने को मिलता है स्टोन टूल के साथ, स्टोन टूल। इसमें जो ऑक्यूपेशन था, जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, वो एग्रीकल्चर था और डोमेस्टिकेशन था। इसमें हमें राइस देखने को मिलता है, वीट देखने को मिलता है, बाजरा देखने को मिलता है, और कॉटन भी हमें यहाँ पे कल्टीवेट होता हुआ मिलता है। देन इन्होंने इन्होंने कॉटन की बुनाई का या फिर सिलाई का जो भी आर्ट था वो डेवलप कर लिया था। डेवलप आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन एंड सिल्क, सिल्क और कॉटन की खेती भी करते थे, और ये उनकी कढ़ाई और बुनाई की आर्ट को भी डेवलप कर चुके थे, और स्पिंडल वूल्स का यूज करते थे। यहाँ पे हमें टेराकोटा फिगरिंग इस एज में भी हमें देखने को मिलती है, मदर गॉडेस देखने को मिलती है, लेकिन अलॉन्ग विद बुल के साथ एक टेराकोटा फिगरिंग इस एज की हमें मिलती है। यहाँ पे यूज ऑफ पॉटरी, जो यूज ऑफ पॉटरी इस एज में करी जा रही थी, वो थी ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी, जिसको PRW पॉटरी भी कहा जाता है हमारा। तो यहाँ पे जो बरियल प्रैक्टिसेस थी, बरियल प्रैक्टिस जो थी, लोग जो थे वो अपने घर के फ्लोर के नीचे ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने जो रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स जो होते थे उनको दफना देते थे अपने घर के नीचे ही जगह। और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं सेटलमेंट, वो 2 टियर सेटलमेंट होते थे। 2 टियर सेटलमेंट देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। लार्ज विलेज होते थे, स्मॉल विलेज होते थे। और हाउसिंग के मामले में भी हमको दो तरीके की हाउसिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। रेक्टेंगुलर जिसमें चीफ्स रहा करते थे, राउंड जिसमें कॉमन्स रहा करते थे। और ये सिग्निफाई करता है स्ट्रेटिफिकेशन या फिर डिवीजन को करता है सोसाइटी में। सम कैलकुलेटिव एज में फोर्टिफिकेशन इन दो जगहों पे देखी जा सकती है, दैमाबाद और इनाम गांव में। इन दो साइड पे फोर्टिफिकेशन के एविडेंस हमें मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंट चाल्कोलिथिक कल्चर कौन से हमारे, मालवा कल्चर जो कि एमपी में पड़ता है, काइट कल्चर जो कि एमपी में पड़ता है, आहार बनस कल्चर जो कि राजस्थान में पड़ता है, रंगपुर कल्चर जो कि गुजरात में पड़ता है, और जोरे कल्चर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटा सा मस्की को भी कंसिडर किया जाता है, वो भी हम देख लेंगे। तो हम थोड़ा देखते हैं इनका चाल्कोलिथिक कल्चर का डिवीजन है इसमें। यही देखते हैं आहार कल्चर जो कि राजस्थान में था। मेजर साइट इसकी आहार और बिलुन है। बनस रिवर के पास था ये। ब्लैक एंड रेड वेयर पोटरी देखने को मिलती है व्हाइट पेंटेड डिजाइन के साथ। मध्य प्रदेश आयत कल्चर मध्य प्रदेश में मिलता है। तो मेजर साइट आयत है, चंबल रिवर और ट्रिब्यूटरी के आसपास में ये फैला हुआ था। स्टडी एंड ड्यूरेबल पोटरी देखने को मिलती है। रेड एंड सिल्वर पोटरी देखने को इसमें मिलती है। रेड पेंटेड बफवेयर पोटरी देखने को मिलती है। तीसरा मालवा कल्चर था जो कि एमपी में ही है। मेजर साइट तेरान है इसकी, बीना रिवर के पास था ये। बुल मोटिव्स इसमें देखने को मिलते हैं। रेड और ब्लैक पेंटेड पोटरी देखने को मिलती है यहाँ पे। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट साइट थी मालवा नर्मदा तोली, जो कि नर्मदा रिवर के पास पड़ती है। इसमें थिक बफ वेयर पेंटिंग देखने को मिलती है, और RBW पोटरी देखने को मिलती है। ललको कल्चर एंड प्रवास जो कि गुजरात में हमें देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट साइट रंगपुर एंड प्रवास है। लेफ्ट साइड रेड वेयर पोटरी देखने को मिलती है, लेफ्ट साइड रेड वेयर पोटरी दोनों ही देखने को मिलती है। ये जो कुछ ऐसा है जो आप खुद भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपको नोट चाहिए हो तो कमेंट्स में आप लिख देना, मैं ये नोट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में पड़ता था। फेमस साइट प्रताप, नाशिक, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर, अहमदाबाद, नेवासा, पुणे डिस्ट्रिक्ट में इनाम गांव, चंदौली, सोना गांव, ये ताप्ती, गोदावरी, रमला रिवर, भीमा रिवर के आसपास फैला हुआ कल्चर था। रेड वेयर पोटरी देखने को हमें मिलती है। रेड वेयर पोटरी देखने को मिलती है, और पोटरी स्टाइल रेड वेयर था और ग्रे वेयर था। कर्नाटका मस्की, कर्नाटका में था मस्की कल्चर। ब्रह्मगिरी और मास्की मेजर साइड है इसकी। वेरवती रिवर के आसपास फैला मिलता है, और मस्की रिवर की इससे कोई पोट्री की तो एविडेंस है नहीं बेसिकली, तो देखते हैं।
तो जो चैल्कोलिथिक अब हमने पढ़ लिया ओवरऑल कल्चर, उसके तो की फीचर्स हम देख लेते हैं। जो की फीचर थे चैल्कोलिथिक कल्चर के वो कुछ ऐसे थे। चैल्कोलिथिक कल्चर में आर्ट एंड क्राफ्ट जो था डेवलप हो चुका था, ट्रेड एंड कॉमर्स का काफी ज्यादा प्रचलन हो चुका था, ट्रेड और कॉमर्स भी यूज किया जाता था। रूरल प्रैक्टिसेस, बिलीफ थे, सेटलमेंट पैटर्न थे, अलग अलग तरह के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी सोसाइटी में, एंड सोशल इनइक्वालिटीज भी थी। आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड कल्चर में हमें यहाँ पे कपड़े देखने को मिलता है, फूल देखने को मिलते हैं, बैंगल्स देखने को मिलती है, ज्वेलरी और ज्वेलरी और ऑर्नामेंट देखने को मिलते हैं, जो कि गोल्ड जो था काफी रेयर था, बट एक्सेप्ट जॉर्वे कल्चर के अलावा गोल्ड काफी कम देखने को मिलता है। बीड मेकिंग देखने को मिलती है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्राइमरी सोर्स जो था इसका खेती माइन थी राजस्थान की। ट्रेड एंड एक्सचेंज में हमको जो आर कल्चर है उसका ट्रेड देखा जा सकता था मालवा कल्चर के साथ, और डोरी कल्चर के साथ इसका ट्रेड देखा जा सकता था। जो कॉपर और आयुर्वेदी का यहाँ पे ट्रेड देखा जा सकता है। जो कुरियर प्रैक्टिस थी महाराष्ट्र में नॉर्थ डायरेक्शन में, वो अपने ही घर के नीचे उनको दफना दिया जाता था। साउथ इंडिया में ईस्ट से साउथ डायरेक्शन में इनका कुरियर से दफनाया जाता था। ग्रेवयार्ड के साथ ज्वेलरी, बोर्ड्स, कॉपर अप्रेंट्स ये सब भी डाले जाते थे। और सेटलमेंट पैटर्न में दो तरीके के सेटलमेंट होते थे सोसाइटी में। लार्जेस्ट विलेज जो होते थे, एक लार्ज विलेज होते थे, एक स्मॉल विलेज होते थे। रेक्टेंगुलर हाउसेस में चीफ रहते थे, और जो सर्कुलर हाउसेस होते थे उनमें कॉमन लोग रहते थे। सोशल इनइक्वालिटी, वेल्थ एंड वेल्थ एंड स्टेटस जो होता था वो डिफर करता था, लार्जर विलेज और स्मॉलर विलेज में डिफर करता था। और जो बुलियन एविडेंस है वो भी हमें इनवैलिडिटी दिखाते हैं। कोई बुलियंस हमें खाली मिले हैं, बाकी किसी किसी बुलियन पे हमें बहुत ज्यादा ज्वेलरी और बाकी सब चीजें देखने को मिलती है। अब हम आइए देखते हैं मैप पे इसकी मैपिंग देख लेते हैं। तो पहले न्यूलिथिक साइड देख लेते हैं। बुरगांव, बुरगांव जहाँ पे हमें ड्वेलिंग पिट और डॉग बुलियंस मिलते हैं। गोकरा जहाँ पे हमें सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ड्वेलिंग पिट्स मिलते हैं। महलगढ़ ओल्डेस्ट, सॉरी, जहाँ पे हमें ब्रिक्स और कल्टीवेशन, मीट, बार्ले और कॉटन का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। हालूर कर्नाटका, इसमें हमें अर्ली राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है। ये सारी सारी साइड न्यूलिथिक साइड से है, लेकिन इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दूँ। हम देखते हैं चालोलिथिक या एरियाज। फिर हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसी की कंटेम्प्रेरी जो ग्रो हुए थे वो कल्चर, हार कल्चर, काया कल्चर, जॉर्वे कल्चर। यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे कहीं मछली कल्चर डेवलप हुआ था। ये हमारी बोथ साइड टू न्यूलिथिक और चालोलिथिक। देन मूव ऑन करते हैं हम हमारे मेगालिथिक कल्चर पे। देन अब हमारा आता है मेगालिथिक कल्चर, जो कि 500 से 1500 से सॉरी 500 बीसी तक ला किया था। स्पेसिफिक कल्चर पैटर्न को ये जो है डेवलप होता है हमारा साउथ इंडिया में। ये जो मेगालिथिक कल्चरल पैटर्न है वो रिप्रेजेंट करता है आयरन एज को साउथ इंडिया में। मेगालिथिक जो ये कल्चर है ये आयरन एज को दर्शाता है हमारे साउथ इंडिया में, जो कि डेवलप हुई अराउंड 1200 से 300 बीसी की ईसा पूर्व। इसकी यूनिक थिंग ये है कि ये जो मेगालिथिक कल्चर है वो ओवरलैप करता है नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक कल्चर में, वो भी आयरन एज के साथ। क्योंकि बेसिकली जो नियोलिथिक एज के जो लोग थे वो आयरन का यूज नहीं जानते थे। जो नियोलिथिक एज के जो लोग थे वो बेसिकली कॉपर या ब्रॉन्ज तक ही लिमिटेड थे। और इसमें जो ग्रेव्स हमें फाउंड होती हैं उसके साथ हमें आयरन ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं। और ये इसमें तरह तरह की एक माउंट टाइप की ऐसी मशरूम टाइप के हमें फूलियस देखने को मिलते हैं, या गोल गोल फूलियस, ऐसे गोल फूलियस हमें देखने मिलते हैं टूब टाइप, जो कि सिर्फ हमें साउथ इंडिया के मेगालिथिक कल्चर में ही देखने को मिलते हैं ग्रेवयार्ड्स में। जैसे मैंने आपको बताया, इस ग्रेव्स में बड़े बड़े पीस देखने को मिलते थे, इग्नोर क्या किया जाते थे। ग्रेव के ऊपर जो कि राउंड भी होते थे, रेक्टेंगुलर भी होते थे, कुछ कुछ मशरूम टाइप के भी होता था, इसलिए इसका नाम मेगालिथिक, यानी कि लिथिक माने स्टोन, मेगा मीन्स ह्यूज, ह्यूज स्टोन्स जो थे ग्रेवयार्ड्स में हमें देखने को मिलते थे। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या थी? ब्रह्मगिरी, फिरकीहाल, तरूर एंड मस्की। इसमें हमें डोमेस्टिकेशन का भी एविडेंस देखने को मिलता है। हॉर्स एंड कैटल्स देखने को मिलती है डोमेस्टिकेशन में। पोल्ट्री की भी आरडब्ल्यू की ब्लैक एंड रेड बियर की एविडेंस हमें गोल्ड और सिल्वर और कॉपर के भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम इसको फिनिश करते हैं और हमारा लास्ट लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है कॉपर होल्ड कल्चर, जो कि 2000 बीसी से 1000 बीसी तक लास्ट किया था, लगभग 1000 साल तक रहा था। ये इस रीजन में था, ये गंगा यमुना दोआब रीजन में था इंडिया के। पार्डन फॉर माई मैप, बट दिस इज डिटेल्स। इस रीजन में इंडिया के एक वो हुआ था, गंगा यमुना दोआब एमपी
राजस्थान वाले रीजन, इस रीजन में ये ग्रो हुआ था ये कल्चर, जो हमारा कोकोनट कल्चर है। ये डिफरेंट था चालकोलिथिक कल्चर से। एक्सकवेशन में इसमें हाई नंबर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, इसमें बाकी सारे कल्चर से ज्यादा कॉपर ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं, इसलिए इसको कॉपर वर्ल्ड कल्चर कहा जाता था। एरिया जो थे वेस्ट यूपी, बंगाल, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया थे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ड अगर कहीं से पार्ट हुए हैं वो है अतुल एरिया, जो कि एमपी में एक साइट है इसकी। इसकी इंपॉर्टेंट साइट थे कि लेरिया एमपी, काइपा यूपी, हैदराबाद उत्तराखंड एंड खेतरी माइंस राजस्थान। So this was it about the explanation. I hope you guys will like it। जो भी मैंने पढ़ाया आपको, फर्स्ट टाइम टीच कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो भी जाती तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे पता है कि मैं उतने बेटर नेट या बेटर लेवल पे जा सके नहीं पढ़ा पा रहा, बट धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे देखते हैं, इम्प्रूव करते करते करेंगे, काम करते हैं इस बारे में, एंड वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव। और मैं धीरे नोट्स आपके काम आ जाएंगे, तो इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। अब जल्दी से हम